छात्रों, फर्म परिपथ वाले पाठ में आपने पिछले वीडियो में ये सीखा कि किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने के लिए वोल्ट मीटर एक आदर्श युक्ति नहीं है। अतः हमें एक ऐसे मापक यंत्र की आवश्यकता थी जिसका प्रतिरोध अनंत हो और जिससे हमारा पाठ पूरी तरह शुद्ध प्राप्त हो, जिसके लिए एक नई युक्ति विकसित की गई जिसका नाम है विभव मापी। क्या है विभव मापी, इस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि किसी भी सेल से जब हम धारा लेते हैं तो उसका जो पाठ है वो कम हो जाता है, विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होता है टर्मिनल विभवांतर। अगर धारा I 0 हो जाए, सेल से न धारा ली जाए न सेल को धारा दी जाए, तब विद्युत वाहक बल विभवांतर E के बराबर हो जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर बिल्कुल मीटर सेतु की तरह ही एक लकड़ी का पटला लेते हैं और जिस पर एक एक मीटर लंबे एक समान मोटाई वाले प्रतिरोध तार लेते हैं, कई एक लेते हैं और उनको समानांतर क्रम में संयोजी पत्तियों के साथ इस तरह से क्रमबद्ध करते हैं कि सब श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे संयोजी पैच A से चला जो प्रतिरोध तार इस संयोजी पत्ती पर पहुंचा और इस संयोजी पत्ती से होकर के ये दूसरी पत्ती पे आ गया, दूसरी पत्ती से फिर तीसरी पे चला गया, इस तरह होते हुए B पर आ गया। कहने का मतलब ये एकदम मीटर सेतु जैसा ही है। उसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार था, इसमें कई मीटर लंबे प्रतिरोध तार का प्रयोग करते हैं हम। क्यों करते हैं इस पर बाद में बात करेंगे अभी हम। तो इसे लकड़ी पर ये जड़ा गया था और इसके ऊपर एक हम जौकी रखते हैं जिसको कहीं भी हम टच कराएंगे। और जौकी है कहाँ पर, तो लंबाई नापनी थी, इसलिए एक इसके समानांतर प्रतिरोध तार के समानांतर लकड़ी का साधारण पैमाना भी जड़ा रहता है इसके ऊपर। अब बात आती है कि इसको हम परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो जरा देखेंगे कि विभव मापी को हम परिपथ में दो अलग अलग परिपथों में जोड़ते हैं। एक परिपथ का काम होता है किसी बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ हमने A और B सिरों को जोड़ दिया। इससे क्या होगा कि इस तार में एक नियत धारा बहना शुरू कर देगी, निश्चित धारा बहना शुरू हो जाएगी विभव मापी के प्रतिरोध तार में। इस परिपथ को हमने नाम दिया है प्राथमिक परिपथ। अब हम दूसरे परिपथ में उसे लेते हैं, उस सेल को लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल नापना हो। उस सेल को हम इस विभव मापी के प्रतिरोध तार पर किन्हीं 2 बिंदुओं पर जोड़ते हैं। यहाँ पर सपोज हमने एक सिरा A पर जोड़ दिया और दूसरे सिरे को एक धारा मापी से होकर जोड़ देते हैं जौकी J से। इसको कहते हैं द्वितीयक परिपथ। इस के संयोजन में बड़ी महत्वपूर्ण सावधानी ध्यान रखने योग्य है कि अगर प्राथमिक परिपथ की बैटरी का धन सिरा A पर है तो द्वितीयक परिपथ के सेल का भी धन सिरा A पर ही होना चाहिए। अगर इसका ऋण है तो इसका भी ऋण होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है। अब बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आपने जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। किसी भी प्रतिरोध R में धारा I बहाएंगे तो उसके सिरों पर विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएगा। अब इस विभव मापी के प्रतिरोध तार में नियत धारा I प्रवाहित हो रही थी। ये जो I है ना, ये कैसी थी, नियत। जब नियत थी तो हम कह सकते हैं कि B प्रोपोर्शनल R हो गया। आपने पढ़ा है R बराबर रो इंटू L बटे रो नियत राशि है, A उस तार के लिए नियत है जो विभव मापी में लगाया गया है। अब केवल जौकी हम सरकाएंगे तो केवल इसकी लंबाई तो बढ़ेगी, यहाँ पर लंबाई चेंज होगी। इसका मतलब क्या है, इस प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ने से इसका मान, प्रतिरोध का मान ही तो बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल L। तो चूंकि B प्रोपोर्शनल R था इसलिए हमने लिखा B प्रोपोर्शनल R प्रोपोर्शनल L, तो B प्रोपोर्शनल L हो गया। अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक ले आए K, B बराबर KL। इस K को कहते हैं विभव प्रवणता। प्रवणता माने होता है पतन, गिरावट आना। यानी इस विभव मापी के तार में जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाएंगे तो एक ओर जाने पे विभव घटता जाएगा और उल्टे आने पे विभव बढ़ता जाएगा। तो एकांक लंबाई पर विभव में जो गिरावट आएगी, जो कमी आएगी, उसको कहेंगे विभव पतन, विभव प्रवणता, जिसका चिन्ह है K। अब बात करते हैं कि द्वितीयक परिपथ में सेल लगा था। ठीक, हमने जौकी J को इस तरह व्यवस्थित किया कि धारा मापी का पाठ 0 हो जाए। समझने योग्य बात है। सपोज जौकी J को हमने बहुत ज्यादा लंबाई पे
लगाया हुआ है, तो प्रतिरोध तार की लंबाई L अधिक होगी तो उसका विभवांतर B भी अधिक हो जाएगा। जब विभवांतर B अधिक है और सेल का E कम है तो क्या होगा, सेल चार्ज होना शुरू कर देगा, यानी कि इस बैटरी प्राथमिक परिपथ की धारा द्वितीयक परिपथ में जाना शुरू हो जाएगी। अब मान लो हमने चौकी को खिसका के ऐसी जगह लाए जहां L का मान कम हो गया, तो विभवांतर B का मान भी कम हो गया, E से कम हो गया B का मान, तो अब क्या होगा, अब सेल खुद धारा देना शुरू कर देगा, तो दोनों स्थितियों में धारा मापी में विक्षेप मिलेगा। पर हमने चौकी J को बीच में ऐसी जगह पर व्यवस्थित किया कि जब इसका पाठ शून्य हो गया, इसका मतलब विभव मापी के तार का विभवांतर B और इस सेल का विद्युत वाहक बल E दोनों बराबर हो गए, तब ना सेल धारा दे रहा है और ना धारा ले रहा है। इसका मतलब एकदम आदर्श पोजीशन आ गई मापन की। अब B कितना है प्रतिरोध तार का, ये हम उसकी लंबाई से निकाल सकते हैं, सूत्र सामने था B बराबर K। तो अब आ गया कि B किसके बराबर है, E के, तो हमने कहा कि भाई B बराबर किसके हो गया, E के, कब, जब IG बराबर 0 था। अब रख दिया यहाँ मान E बराबर KL हो गया, तो विभव प्रवणता K बराबर E बटे L हो गया। अब बात यहाँ से आती है कि भाई K का मान जितना कम होगा उतना ही हम छोटे से छोटा पाठ नाप पाएंगे। किसी भी मापक यंत्र के द्वारा सरलता पूर्वक जितना छोटा माप नापा जा सकता है उसकी यथार्थता उतनी ही अधिक होती है। तो अगर यथार्थता अधिक चाहिए तो उसके द्वारा नापे जा सकने वाले पाठ की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, यानी एकांक लंबाई पर विभवांतर कम से कम होना चाहिए, तो K का मान कम से कम होना चाहिए। ये कब कम होगा, जब L का मान ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अब L क्या है, विभव मापी के तार की लंबाई, यानी ये अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो अब ये अधिक से अधिक मान लो हम 10 मीटर ले लेते हैं। अब 10 मीटर लेबोरेटरी में सीधा तो रखा नहीं जा सकता था, इसलिए ये युक्ति बनाई गई कि सारे तार समानांतर क्रम में लगा दिए और जोड़ उनको श्रेणी क्रम में दिया। इस प्रकार आप चाहो तो 5 मीटर लंबाई, 10 मीटर लंबाई, 20 मीटर लंबाई का विभव मापी तैयार कर सकते हो। जितना तार की लंबाई अधिक होगी पाठ की यथार्थता भी उतनी ही अधिक होगी। अब इस उपकरण की सहायता से आप किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले एक हमें ऐसा सेल यहां जोड़ना पड़ेगा जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता हो पहले से। अब मान लो ज्ञात सेल जोड़ा इसमें हमने, जिसका विद्युत वाहक बल E1 था, तब यहां पर संतुलन की स्थिति में लंबाई L1 आ गई। अब हमने अज्ञात सेल ले लिया, उसका विद्युत वाहक बल E2 है सपोज, तो तब प्रतिरोध तार की लंबाई L2 आ गई, तो E2 बराबर हो गया KL2। अब दोनों में भाग कर देते हैं, तो फिर E2 बटे E1 बराबर KL2 बटे KL1, K से K कट गया, तो E2 बराबर हो गया E1 गुणा L2 बटे L1। अब देखिए E1 तो पता था, L1 L2 हमने दोनों सेलों को लगा के एक एक करके लगाए और ये निकाल लिए। यहाँ रखेंगे तो अज्ञात प्रतिरोध यानी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह एक प्रयोग आता है लेबोरेटरी में कि दिए गए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विद्युत वाहक बल क्या है, E1 E2, तो फिर E1 बटे E2 ही तो करना है। जब E1 बटे E2 करना है तो क्या आएगा, L1 बटे L2 आएगा और इसे निकाल लेंगे हम। एक और विधि है इसमें, अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपने जो सूत्र पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है, ये अभी पीछे पढ़ा था कि B बराबर I R, या बल्कि इस तरह ले लीजिए, I बराबर E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये आपने पढ़ा था पीछे। और आपने पढ़ा था कि B बराबर E माइनस आई आर, तो फिर यहाँ पर हम I स्मॉल r बराबर कह सकते हैं E माइनस बी। I का ये मान यहाँ रख देते हैं, तो ये आ जाता है E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R गुणा स्मॉल r बराबर E माइनस बी।
इसको सरल कर लेते हैं तो इस तरह आप सीधे लिख लेते हैं सूत्र को। इसे जब आप हल करते हुए जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाता है स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L बटे L 1 बटे L2 माइनस 1। अगर हम ये कहें कि ये आया कहाँ से, तो आप एक बार समझ लें इसको। ये है E और ये है B। B कब आता है? जब हम प्रतिरोध R लगाते हैं, और E कब आता है? जब प्रतिरोध कैपिटल R नहीं लगाते हैं। तो ये आया हमारा L1 बटे L2 माइनस 1। उन फॉर्मूलों को हल करेंगे तो ये सूत्र आ जाएगा। अब ध्यान देने योग्य है कि E कब आता है? जब हम सेल से धारा नहीं लेते हैं, और B कब आता है? जब हम सेल से धारा लेते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम प्रतिरोध बॉक्स और जोड़ देंगे, और यहाँ पर एक परिपथ तैयार करेंगे इस तरह से, और इसमें लगा देंगे कुंजी। K1 और K2। जब K2 खुली है तो इसमें धारा नहीं जाएगी, तब ये E काम करेगा, तब जो लंबाई आएगी वो L1 होगी। और जब K2 को लगा देंगे तो इसमें भी धारा जाना शुरू हो जाएगी, तब इसका जो विभवान विद्युत वाहक वाला है वो कम हो जाएगा, और उसको हम P कहेंगे। तब यहाँ जो लंबाई आएगी उसको L2 कहेंगे। इस प्रकार आप किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। एक और बात आती है विभवमापी के बारे में कि वोल्टमीटर और इसमें श्रेष्ठ कौन है। तो लगभग स्पष्ट हो चुका है कि वोल्टमीटर से जब पाठ नापेंगे तो उसमें धारा जाएगी, तो 100% शुद्ध पाठ कभी नहीं मिलेगा। पर विभवमापी से जब पाठ नाप रहे हैं हम, तो सेल से ना धारा ली जा रही है ना सेल को धारा दी जा रही है, अतः 100% शुद्ध पाठ आ रहा है। तो फिर कौन श्रेष्ठ हुआ? निश्चित ही वोल्टमीटर से विभवमापी अधिक श्रेष्ठ हो गया। कई बार इसमें सावधानियां पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ क्या समझने योग्य है। एक तो दोनों परिपथों के एक जैसे सिरे एक जगह जुड़ने चाहिए, दूसरे चौकी को इस पर रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये तार घिस जाएगा और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A अलग अलग हो जाएगा, तो फिर R जो है नियत नहीं रह पाएगा समान लंबाई पर। दूसरी बात यहाँ कि इस परिपथ में जब पाठ लें तभी धारा भेजें, और अन्यथा ये कुंजी बंद कर दें यहाँ से। अगर इसे लगा रहने दोगे तो क्या होगा, इस तार में लगातार धारा जाएगी, इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा। आपने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो अभी आप नाप रहे थे वो प्रतिरोध कम था, और बाद में नापोगे तो बहुत ज़्यादा आएगा वो। तो इसलिए क्या है कि जब आप नोट करते हैं रीडिंग को, तो इस कुंजी के को हटा देना चाहिए, जिससे कि इसमें नियत धारा ना बहे और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इन सावधानियों का ध्यान रखें।